हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मोस्टली स्टडी। आज हम 22 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला आर्टिकल है सीएम्स गोइंग अब्रॉड एंड द रूल्स अराउंड पॉलिटिकल क्लियरेंस। ये न्यूज़ है, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को यूएस पे ट्रिप पे जाने थी, वो कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि एमईए का पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मिला। अभी हम देखेंगे पॉलिटिकल क्लियरेंस क्या होता है। व्हाट इज़ पॉलिटिकल क्लियरेंस? Political clearance is granted by MEA not only for public servants but any government servant for a foreign trip. The MEA gets hundreds of requests for political clearance every month from ministers, secretaries, bureaucrats and other officials. और ये जो डिसीजन है क्लियरेंस देने का, ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि नेचर ऑफ इवेंट, level of participation from other countries and the kind of invitation that has been extended और India's relation with the host country. ये मेनली इसकी रीज़न, पॉलिटिकल क्लियरेंस देने का रीज़न ये है कि जो ऑफिशियल फॉरेन विजिट्स है उनसे कोई डिप्लोमेटिक या फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीकेशंस नहीं होने चाहिए। वो उनकी असेसमेंट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। और 2016 के बाद से पॉलिटिकल क्लियरेंस के एप्लीकेशंस इस वेबसाइट से लिए जाते हैं, ePolClearance.gov.in। अब हम देखते हैं व्हाट क्लियरेंसेज डू सीएम्स नीड। सीएम को कौन से क्लियरेंस चाहिए होते हैं? सीएम्स ऑफ स्टेट एज वेल एज यूटी मिनिस्टर्स, उनको कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड एमईए दोनों से क्लियरेंस चाहिए किसी भी फॉरेन विजिट के लिए, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे प्राइवेट विजिट हो। एज पर 2015 सर्कुलर ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट, प्रायर पॉलिटिकल क्लियरेंस एंड एफसीआरए क्लियरेंस आर मैंडेटरी। इसके अलावा सीएम, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या अदर ऑफिशियल्स जो है उनको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से भी क्लियरेंस चाहिए, उनको भी एक कॉपी भेजनी ज़रूरी है। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स तभी एंटरटेन करेंगे एप्लीकेशन को जब एमईए से पॉलिटिकल क्लियरेंस की रिक्वेस्ट अटैच की जाएगी। अब हम देखते हैं कि सीएम की पॉलिटिकल क्लियरेंस की रिक्वेस्ट डिनाई करना कितना कॉमन है। इन 2022 केजरीवाल दिल्ली सीएम की जो सिंगापुर विजिट थी वो भी कैंसिल करनी पड़ी थी ड्यू टू नॉट रिसीविंग द पॉलिटिकल क्लियरेंस। सिमिलरली 2019 में भी सेंटर ने उनको एक और कॉन्फ्रेंस के लिए अप्रूवल नहीं दिया था। ऐसे ही ड्यूरिंग द यूपीए रेजिम ऑल्सो एमईए वाज डिनाइड। एमईए ने पॉलिटिकल क्लियरेंस डिनाई किया था आसाम के सीएम तरुण गोगोई को, जिनको कि यूएस एंड इजराइल में विजिट करना था। इसके अलावा झारखंड के मिनिस्टर अर्जुन मुंडा को थाईलैंड जाना था, वो भी डिनाई किया गया था। गोगोई को न्यूयॉर्क जाना था एक हाई लेवल मीटिंग के लिए। उसमें मिनिस्ट्री ने कहा कि डिप्लोमेटिक मिशन और स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस इनअप्रोप्रिएट बताया गया था कि डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत नहीं कर सकते। और जो उसने इजराइल जाना था उनके सीएम ने गोगोई को, उस पर मिनिस्ट्री ने कहा था कि कंसर्न एजेंसी वुड बी हार्ड पुट कि एक सीएम को कंसिडरेशन देने सही नहीं माना जाएगा ऑन सब्सटेंटिव एंड प्रोटोकॉल बोथ एंगल से, तो वो क्लियरेंस नहीं दी गई थी। तो ये हमने देखा पॉलिटिकल क्लियरेंस फॉर फॉरेन विजिट। अब हम देखते हैं कि हाउ टू डिफाइन अ इंडस्ट्री इन सुप्रीम कोर्ट स्प्लिट वर्डिक्ट। Expensive definition from the 1978 will continue to apply to pending cases, लेकिन इसका जो नया इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब हम ये देखते हैं स्टार्टिंग से। एक ये लैंडमार्क जजमेंट आई है, एक 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसने कि एक फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट डिलीवर किया है एज टू व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री इन द इंडियन लेबर कोड्स। इससे 5 सेपरेट ओपिनियंस आई है इस जजमेंट में, जो कि शार्पली अलग अलग इंटरप्रेट करती है लॉ को, बट दे अग्रीड ऑन द प्रैक्टिकल पोजीशन फॉर पेंडिंग प्रोसीडिंग्स अंडर द repealed Industrial Disputes Act 1947 on the definition of industry। जैसे कि 1978 ट्रिपल टेस्ट था जो कि 7 जज सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने लेट डाउन किया था।
The dispute centers on Section 2J of the erstwhile Industrial Disputes Act 1947, which defines an industry. इस इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंडर मेन तो ये क्वेश्चन था कि जो हॉस्पिटल्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, क्या ये उनके एम्बिट में आते हैं और क्या उनके एम्प्लॉयज़ को भी स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो 1978 में जो 7 जज बेंच थी बंगलोर वाटर सप्लाई, उसने एक एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन एडोप्ट किया। जस्टिस VR कृष्णा अय्यर्स लीडिंग ओपिनियन लेड डाउन द ट्रिपल टेस्ट, उसमें कि इंडस्ट्री हर वो चीज़ इंडस्ट्री है जिसमें एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है थ्रू द कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई फॉर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन विशेज एंड वांट्स। और इसके अलावा कोर्ट ने ऑल्सो ये भी कहा था कि प्रॉफिट मोटिव को अब्सेंस होना बिल्कुल इरेलेवेंट था, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। और एक डोमिनेंट नेचर टेस्ट भी एस्टेब्लिश किया फॉर एस्टेब्लिशमेंट्स कैरिंग सेवरल एक्टिविटीज़ रिकॉग्नाइज नैरो एक्सेप्शन फॉर जेन्युइनली सॉवरेन फंक्शंस। हाँ, एक सॉवरेन फंक्शंस का एक नैरो एक्सेप्शन भी दिया था। और ये जजमेंट भी यूनानिमस नहीं थी, ये भी 4-3 के रेशियो से पास की गई थी। और हाँ, जो एक डिफरिंग ओपिनियन था, जब डिसेंटिंग जजेस जो थे उन्होंने एक एडिशनल रिक्वायरमेंट को फेवर किया था इसकी डेफिनेशन में कि जो एक्टिविटीज़ है वो कमर्शियल लाइंस पर होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। फिर पार्लियामेंट पास द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट एक्ट इन 1982 seeking to exclude among other categories hospitals, educational and research institutions, charitable and philanthropic bodies and certain government activities, but the amended definition was never notified, तो ये कभी भी legal effect में नहीं आई थी। Meanwhile the Supreme Court's own decisions, जो खुद के डिसीजंस है वो भी अलग अलग इश्यूज़ पे डाइवर्ज किए, जैसे कि गवर्नमेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़ एंड सॉवरेन फंक्शंस। इन 1996 3 जज बेंच हेल्ड दैट सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट could be an industry, while a later 2 judge bench took a narrower view in relation to forest department। 2005 में एक 5 जज बेंच ने स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जयबीर सिंह में इसमें बंगलोर वाटर सप्लाई के लिए रिजर्वेशन एक्सप्रेस की और उस मैटर को लार्जर बेंच में कर दिया, जो कि अभी 9 जज बेंच देख रही थी। अब हम देखते हैं कि जो रेफ़र किया रेफरेंस था वो वैलिड था या नहीं। तो CJI ने अपने लिए और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और इन जस्टिस के लिए उस रेफरेंस को वैलिडिटी को अपहेल्ड किया है कि सही था ये रेफर करना। हाँ, अब हम देखते हैं कि जस्टिस दीपंकर दत्ता ने इसको एक फाल्टरिंग रेफरेंस दिया। उसने 2005 बेंच को भी क्रिटिसाइज किया फॉर रॉन्गली एज्यूमिंग द 1978 जजमेंट। It was not a unanimous decision because some judges had written separate concurring opinions। इसके अलावा हाँ, जो 7 judge bench and followed for decades should only be revisited upon the satisfaction of exacting tests like उसने बाकी कंक्लूड किया कि जो 2005 बेंच थी वो भी इस थ्रेशोल्ड को मीट करने में फेल हो गई थी और इसीलिए 6-3 की स्प्लिट वर्डिक्ट आया था ऑन द वैलिडिटी ऑफ रेफरेंस कि ये रेफ़र करना सही था या नहीं। अब हम एक ट्रिपल टेस्ट के बारे में देखते हैं इंडस्ट्री की डेफिनेशन के। जो जजेज हैं वो सब्सटेंशियली डिफर्स किए थे, जैसे CJI की ओपिनियन ने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट विल रिक्वायर कैलिब्रेशन। उनके व्यू में कि कोई भी एक्टिविटी है उसमें कमर्शियल कैरेक्टर होना चाहिए टू क्वालिफाई एज एन इंडस्ट्री, यानी कि कमर्शियल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। इससे जो प्रॉफिट मोटिव इरेलेवेंट है, प्रॉफिट मोटिव तो इरेलेवेंट रहेगा, लेकिन जो एक्टिविटीज़ है जैसे कि चैरिटेबल एक्टिविटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उनको एक्सक्लूड कर देगा एंड सॉवरेन फंक्शंस इनको एक्सक्लूड कर देगा। लेकिन इस ट्रिपल टेस्ट को गवर्निंग टेस्ट नहीं बनाया गया था फॉर द पेंडिंग केसेस। वो जो पेंडिंग केसेज है वो एक्सटेंट जो ट्रिपल टेस्ट था 1978 का, उसी से गवर्न किए जाएंगे।
इसके अलावा जस्टिस नागारत्ना जो है उन्होंने 1978 अप्रोच को डिफाइन किया है। उन्होंने स्ट्रेस किया कि सोशल वेलफेयर पर्पज ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एंड आर्ग्यूड दैट इंट्रोड्यूसिंग ए कमर्शियल requirement could deprive workers in institutions such as hospitals and schools of statutory protection merely because their employers were not profit-making entities. Justice Bagchi described the triple test as possessing a rare felicity in judicial interpretation. इसके अलावा जस्टिस नरसिम्हा जो है उन्होंने एक अलग अप्रोच ली। उन्होंने कहा कि ट्रिपल टेस्ट को मॉडिफाई करना बिल्कुल अननेसेसरी है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ही रिपील हो चुका है जिसमें हम इंडस्ट्री को डिफाइन कर रहे थे। हाँ, इसके अलावा द कोर्ट डिक्लाइन टू रेट्रोस्पेक्टिवली रिप्लेस, हाँ 1978 टेस्ट था उसको रेट्रोस्पेक्टिवली रिप्लेस करने के लिए मना कर दिया है। जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है पुराने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के वो उसी 1978 जजमेंट से डिसाइड किए जाएंगे, उसी सेम डेफिनेशन से। बाकी ऑल द ओपिनियंस उन्होंने भी क्लियर किया कि जजमेंट डज नॉट हैव एनी बियरिंग ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। जो नया कोड है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इस जजमेंट का। जो नया कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, इसके अंदर इंडस्ट्री को डिफाइन किया जाता है एनी सिस्टमेटिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग कोऑपरेशन बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स टू प्रोड्यूस और सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव या कैपिटल इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखे बिना कोई भी एक्टिविटी जिसमें एक एम्प्लॉयर और वर्कर्स कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई एंड प्रोड्यूस करते हैं। अनलाइक द ओल्ड लॉ, पुराने वाले एक्ट में क्या था कि वो सब कुछ इंक्लूड होता था चैरिटेबल एंड फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस, लेकिन न्यू कोड में ये एक्सक्लूड किया गया है और सॉवरेन फंक्शंस भी एक्सक्लूड किए गए हैं। सॉवरेन फंक्शंस क्या होते हैं? द रूलिंग ऑल्सो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को सॉवरेन फंक्शन कब कहा जाएगा? द ब्रॉड प्रिंसिपल इमर्जिंग फ्रॉम द ओपिनियन इज दैट एन एक्टिविटी डज नॉट बिकम अ फॉरेन just because it is performed by the state or is connected with a welfare objective. The exception is confined to core governmental functions. This is consistent with the approach in Bangalore water supply. एक और हम देख लेते हैं सेंसस क्वेश्चनेयर के बारे में है। जो सेंसस का क्वेश्चनेयर है 2027 के सेंसस के लिए, इसमें कुछ एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई है। ये एलिगेशंस लगी गई है कि inclusion of detailed questions about respondents and their parents could facilitate surveillance and nefarious purposes. ये एक वो लगाया गया, लेफ्ट ने ये कंसर्न्स रेज की है। और ये कंट्रोवर्सी एक 15 अगस्त की एक रिपोर्ट के बाद आई है जिसके अंदर की सेवरल न्यू और मॉडिफाइड क्वेश्चंस इन द सेंसस क्वेश्चनेयर, दीज वर आल्सो पार्ट ऑफ द NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो कि 2020 में नोटिफाई की गई थी। और ये NPR और CA NRC इनको लेकर इनको कंबाइन करने पर एक कंटेंशियस प्रोटेस्ट भी हुए थे 2020 में। द क्वेश्चनेयर हैज़ 40 क्वेश्चंस, 14 ऑफ देम न्यू और मॉडिफाइड कंपेयर्ड विद द 2011 सेंसस। 8 ऑफ दीज नेशनल, हाँ इसमें जो क्वेश्चनेयर है सेंसस का उसमें 40 क्वेश्चंस है मेनली, जिसमें से 14 तो न्यू और मॉडिफाइड है 2011 सेंसस के कंपैरिजन में। और 8 ऑफ दीज नेशनलिटी एज डिक्लेयर्ड, फादर्स मदर्स पर्टिकुलर्स, मोबाइल नंबर, आधार, वोटर ID, पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं इन द NPR शेड्यूल प्रिपेयर्ड फॉर द 2022 एक्सरसाइज। और जो NPR शेड्यूल था उसमें डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ पर्सन्स फादर एंड मदर including the district and state, and if they were born outside India. These questions had been at the center of political opposition to NPR. अब हम कंट्रोवर्सी देखते हैं। 2 डिस्टिंक्ट कंसर्न्स है, एक तो प्राइवेसी से रिलेटेड और दूसरा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द NPR वाज रिवाइव्ड। ऑन द प्राइवेसी फ्रंट आर्ग्यूमेंट ये है कि सेंसस डेटा कलेक्टेड फॉर पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स एंड प्लानिंग, लेकिन जो न्यू क्वेश्चनेयर है उसमें बहुत ही वाइड रेंज के पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि जिससे कि आइडेंटिफाई एंड लिंक किया जा सकता है इंडिविजुअल्स को अदर गवर्नमेंट डेटाबेसेस से। द
The question is therefore not simply how much data the government collects, but how it is stored, protected and used. The second concern relates to citizenship. The NPR is a register of country's usual residents. एनपीआर में जो आएंगे वो आएंगे यूजुअल रेजिडेंट्स, ना कि सिटीजनशिप। यूजुअल रेजिडेंट की डेफिनेशन होती है कि हु हैज़ लिव्ड इन ए लोकल एरिया फॉर एटलीस्ट 6 months और इंटेंस टू स्टे देयर फॉर नेक्स्ट 6 months, या तो 6 महीने से रह रहे हैं या फिर अगले 6 महीने रहने की इंटेंशंस है। इसमें एक फॉरेनर को भी इंक्लूड किया जा सकता है जो कि रेजिडेंस क्राइटेरिया को फॉलो करता है। हावेवर एनपीआर जो है उसको अगर हम एनआरसी से लिंक करें, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स से, तब ये थोड़ा कंटेंशियस बन जाता है। जैसे कि सिटीजनशिप रूल्स 2003 जो है, दे प्रोवाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए पॉपुलेशन रजिस्टर एंड इट्स वेरिफिकेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिटीजन्स रजिस्टर। मतलब एक पॉपुलेशन रजिस्टर बनेगा और फिर उसके थ्रू एक सिटीजनशिप रजिस्टर बनेगा। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। और जो रूल्स है वो जो जिनकी सिटीजनशिप डाउटफुल है उनके लिए भी फर्दर इंक्वायरी करने के प्लान करते हैं। दिस लीगल कनेक्शन बिकेम पॉलिटिकली एक्सप्लोजिव इन 2019-20। जो एनपीआर है सून आफ्टर द एनसीए वाज पास्ड, जो एनपीआर है वो रिवाइव की गई थी सीए एंड एनआरसी के पास करने के बाद, जिसमें कि 19 लाख पीपल को एक्सक्लूड किया गया था। और जो होम मिनिस्टर है उन्होंने भी बार बार कहा था कि नेशन वाइड एनआरसी की जाएगी, और लोगों को क्रोनोलॉजी समझाने के लिए भी कहा गया था कि सीए के बाद एनआरसी आएगा। एनपीआर कोई नई चीज़ नहीं है। एनपीआर 2010 में भी प्रिपेयर की गई थी, 2011 सेंसस के टाइम हाउस लिस्टिंग के फेज में, और जो कि 2015 में फिर से डोर टू डोर एक्सरसाइज के थ्रू अपडेट की गई थी। तो ये कोई नया नहीं है। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन दैट एनपीआर वाज प्राइमरली, गवर्नमेंट ने कहा कि एनपीआर जो है वो डेटाबेस ऑफ रेजिडेंट्स है, इंटेंडेड टू इम्प्रूव पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। इसका कोई नेगेटिव पर्पज़ नहीं है, और डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ और एरिया जानने के लिए किया गया है, टू प्लान सर्विसेज एंड आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज। देयर वाज हाउएवर ए कॉन्ट्राडिक्शन दैट कंट्रीब्यूटेड टू द मिसट्रस्ट। December 2019, Shah said NPR would never be used for an NRC and that the two exercises were governed by different laws. But earlier government statements in parliament and the citizenship rules themselves, उन्होंने explicitly लिंक किया था इस पॉपुलेशन रजिस्टर को और सिटीजनशिप रजिस्टर को। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को डेटा की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक लेजिटिमेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट होती है फॉर डेमोग्राफिक डेटा, जिससे कि formulate policies, plan public services, identify beneficiaries and improve national security. और इंफॉर्मेशन रन फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो इन्फॉर्मेशन आती है उससे डुप्लीकेशन भी रिड्यूस होगा, डिस्क्रिपेंसीज कम होगी रिकॉर्ड में, और पेपर वर्क फॉर सिटीजन्स भी कम होगा। NPR was also envisaged as a way of bringing together basic demographic information such as mobile numbers and identity documents. These are not inherently unreasonable objectives, nor are NPR and NRC as exercises in themselves unnecessarily nefarious. The problem in 2019-20 was the timing कि NPR जो बाकी जिसमें जो ऑथर है उनका यही कंसर्न है कि जो NPR है वो सिटीजनशिप एंड सर्वेलेंस के प्रिज्म से देखें तो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती है। तो ये हमने देखा है सेंसस क्वेश्चनेयर के बारे में, और एक हमने देखा इंडस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में, और एक पॉलिटिकल क्लियरेंस फॉर ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स। तो यही आज के आर्टिकल में यही डिस्कशन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।